प्रश्न क्रमांक 1 में त्रुटि होने से वो क्वेश्चन अस्पष्ट है, इसलिए उसे अभी छोड़कर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि 8, 9 और 25 का HCF इनमें से कौन सी संख्या होगी, 8 या 9 या 25 और 1। हम जानते हैं कि इन तीनों ही संख्याओं का कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 4th यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन है परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, या दोनों ही होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं कि अगर हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 4 और कोई अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 3 √3, और इनका जब हम गुणनफल करेंगे तो निकल के आएगा 4 √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग। अब यहाँ दो अपरिमेय संख्या लेते हैं √2, √3 और इनका योग करते हैं, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि 3 किसानों के पास 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम तथा 882 किलोग्राम गेहूँ है। गेहूँ को बैग्स में भरने की अधिकतम क्षमता के लिए कितने बैग्स लगेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 490 और 588 और 882 है, इनका जो HCF आएगा वही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। तो इस HCF निकालने की बजाय हम इसका सीधा आंसर बताते हैं। इसका HCF जो निकल के आएगा वो आएगा 98, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 90 किलोग्राम अपना उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। यहाँ हम दो बातें बताएंगे, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। जो सम संख्या होती हैं वो हमेशा 2 के गुणज में आएगी, यानी 2m के रूप का होगा। जैसे कि हम m की जगह अगर 1 रखते हैं तो 2 गुणित 1 बराबर 2, m की जगह अगर 2 रखेंगे 2 गुणित 2 बराबर 4। तो हमेशा ही सम पूर्णांक की बात की जाएगी तो वो 2m प्लस के रूप का होगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विषम संख्या की बात करें, हम जानते हैं कि हर सम संख्या के बाद 2 के बाद आएगा 3, 4 के बाद आएगा 5। तो यहाँ क्या होगा कि जो अगर विषम संख्या पूछेंगे या विषम पूर्णांक पूछेंगे तो 2m तो हमारी सम है, इसमें क्या कर दें, +1 कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर दिया गया है कि 97/2 गुणित 5⁴ इसका हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 97/2 गुणा 5⁴ परमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसाद शांत कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि जिसके हर में जो है 2 गुणित 5⁴ लिखे हुए हैं, यानी कि जो हर है हमारा वो 2 गुणित 5⁴ यानी 5 गुणित 4 बार गुणा में है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो 97 है उसमें क्या करें, यहाँ हमें 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे 3, 5 और खाली हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का ऊपर गुणा और अंश में और हर में दोनों में 2 की पावर 3 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा 5 और 2 का क्या बनते जाएंगे, जोड़े बनते जाएंगे। इससे होगा क्या, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 97 इंटू में 2 की घात 3 माने 8, और नीचे आ जाएगा, नीचे बनेंगे 4 जोड़े, तो यानी कि इसका उत्तर आएगा 1 2 3 4। अब इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 776, और बटे में हमें पता है कि 4 जीरो हैं, तो हम इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 6 7 7। एक अपनी तरफ से 0 लगाएंगे और यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा पॉइंट। तो ये अपना दशमलव के 4 अंकों तक अपना इसका आंसर जा रहा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दिया है कि पहला है 1 दशमलव इकाई तक,
2 दशमलव स्थान तक, 3 दशमलव स्थान तक और 4 दशमलव स्थान तक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है हमारा वो हो जाएगा दशमलव के 4 स्थान तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि 408 और 1032 का HCF 1032 गुणित 2 धन 408 गुणित P के रूप में है, तब P का मान क्या होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें 408 और 1032 का HCF निकालना होगा। या हम HCF निकालने बैठेंगे तो हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इसका HCF आने वाला है वो आएगा 24। अब हम क्या करेंगे, 24 का मान 1032 गुणित 2 धन 408 इंटू P की बराबर हम रख देंगे। इससे होगा क्या, इससे हमारा यहाँ P की वैल्यू पता चलेगी। तो इसे सॉल्व करने पर हमें P का जो मान मिलेगा वो आ जाएगा -5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आप यदि चाहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो में इसको हल करके बता देंगे। अगला प्रश्न है, संख्या 4p+3 के रूप में जहाँ p एक प्राकृत संख्या है तब संख्या के लिए सत्य है। यानी कि ये कोई ऐसी संख्या है जो इस रूप में दी गई है, जो कि है 4p+3। तो ऐसी संख्या या तो सम होगी या विषम होगी, सम या विषम या 3 का गुणांक। तो हम इसमें क्या करते हैं, p की जगह कोई एक संख्या रख के देखते हैं, यानी 1 रख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 4 एकम 4 और 3 7। 2 रख के देखते हैं, 4 दूनी 8 3 11। 3 रख के देखते हैं, 4 3 12 3 15। तो हम देखते हैं किसी भी संख्या को रखने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो एक विषम संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषम संख्या। पाई का मान ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आंसर देंगे। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है परमेय संख्या, तीसरा अपरमेय संख्या और चौथा है परमेय या अपरमेय। तो जो पाई का मान होता है वो एक अपरमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों को शामिल किया जाए, यानी कि 1 को भी शामिल किया जाए और 10 को भी, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि 1 से लेके 1 2 3 से लेके 10 तक की संख्याओं का ऐसी संख्या बतानी है जो इन 10 संख्याओं का इसमें भाग चला जाए। तो हम देख रहे हैं 3 का भाग इसमें नहीं जाता, 3 का भाग इसमें नहीं जाता, इसका 5 का भाग इसमें पूर्णतः नहीं जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 4 बचता है। आप चाहें तो प्रत्येक संख्या का इसमें भाग देके इसको देख सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि 5, 15, 25 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात। यानी कि हमें 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकल के आएगा 60, क्योंकि 60 ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाएगी। इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा 5। तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, 60 अनुपात 5। तो इसको 5 से काटेंगे तो 12 अनुपात 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ दिया गया है, यदि a का मान 2x + 3 हो तथा b का मान x + 7 हो, जहाँ n प्राकृत संख्या है, तब a तथा b का HCF क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसे हम सुधार कर लेते हैं। जो यहाँ पे n दिया गया है, या n ना होते हुए x होगा, क्या होगा, x, क्योंकि यहाँ पूरे सवाल में n का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो तुम देखेंगे
ए की वैल्यू जो दी गई है 2x + 3 ए बराबर, और बी का मान दिया है x + 7। हम करते क्या हैं, इसे अपने अनुमान के हिसाब से x का मान 1 रख के देखेंगे तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5, और b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। आप देख रहे हो 5 और 8 का जो HCF आने वाला है वो 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, x का मान 2 भी रख के देखते हैं, तब जब 2 रखेंगे तब a की जो वैल्यू आ गई कि 2 दूना 4, तिया 4 + 3 यानी 7, और तब b का मान कितना हो जाएगा, और 9। यानी कि ये परस्पर कोई भी अभाज्य गुणनखंड इनमें उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 55 तथा 99 का HCF इस रूप में है व्यक्त हो तब m का मान ज्ञात करना है। देखिए ज़रा, इसमें क्या करेंगे, 55 तथा 99 का जो HCF निकलेगा वो इस रूप का होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 55 का और 99 का HCF निकालते हैं। 55 और 99 का जो HCF निकल के आएगा वो आएगा आपका 11। अब हम इस 11 की वैल्यू को इस मान के क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। जब बराबर रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 55m - 99 बराबर 11। तो हम देखते हैं यहाँ पे पक्षांतर करके करेंगे तो जो 99 की पूरा जो 99 है यहाँ चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 99 + 11 करेंगे 110 बनेंगे। तो जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड। 15वें प्रश्न में कहा गया है कि किन्हीं दो a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए a का मान p की घात 3 q की घात 2 तथा b बराबर p की घात 1 है और q की घातें 3 हैं। तो इनका HCF निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो a बराबर है वो है p की पावर 3 और q², और b बराबर है p q पे घातें 3। जो HCF होता है वास्तव में वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की जो उभयनिष्ठ अधिकतम घातें होती हैं उन्हें हम कहते हैं। तो अगर हम p में उभयनिष्ठ देखें, कॉमन देखें, तो p की पावर 1 को घात के रूप में लिखा नहीं जाता, और q² और q की घात 3 में उभयनिष्ठ निकल के आ रहा क्या, q की पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। HCF 65 और 117 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तब m का मान, यानी कि 65 और 117 का जो HCF होगा वो कुछ 65m - 117 के रूप का होगा। तो इसमें क्या करेंगे, HCF ऑफ 65, 117 क्या निकल के आएगा हमारा 13। अब हम क्या करेंगे, 13 की वैल्यू इसके बराबर रख देंगे तो यह समीकरण बनेगा 65m - 117 बराबर 13। अब हम इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे तो हमारा जो m का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग दिया है, इनका कहना यह है कि 3 का भाग हम यदि a में देते हैं तो शेषफल r क्या बचेगा। तो हमेशा क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं जो भाजक होता है हमारा, वो शेषफल हमेशा उससे कैसा रहता है, छोटा रहता है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि r की जो वैल्यू होगी वो 0 और 3 के 0 हो सकती है और 0 और 3 के बीच की, यानी कि शेषफल जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। अगर 3 शेषफल होगा तो भाग एक बार और चला जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 0, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। इन्होंने कहा कि 987/10,500, इसमें लगभग ये पूछा गया है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा। यदि हर में 0 आ गया है तो हमेशा उसका जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, वो कैसा हो जाएगा,
शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, यदि n एक परिमेय संख्या हो तब 52n इंटू 22n विभाजित होगा 3 से होगा, 7 से होगा, 3 7 दोनों से होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर n की जगह कोई एक मान ले लेंगे, यानी एक ही ले लेते हैं, इंटू 22n। तो देखो यहाँ तो ये हो जाएगा 52 गुणा में 22। क्या ये 3 से विभाजित होगा? 3 से तो विभाजित है नहीं है ये, 7 से भी नहीं होगा, और 3 7 दोनों से भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 56 में जोड़ने पर संख्या 23 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 23 का भाग 1056 में देंगे, और जितना शेषफल बचेगा, यहाँ जो शेषफल बचने वाला है वो बचेगा 21। तो हम क्या करेंगे, 23 में से 21 कम कर देंगे, तो हमें कितने की और ज़रूरत पड़ेगी, +2 की। अगर आप +2 और जोड़ दें 1056 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हमारा सही। यह प्रश्न पूछा गया है कि 6.5 √3 माइनस कोष्टक में 4 - 3 √3 है, एक प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या पूर्णांक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 में से 4 कम हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2, और 5 √3 ये ऋण मिलकर धन बन जाएगा, 5 √3 और 3 √3 मिलकर बनेगा 8 √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। अगला प्रश्न क्रमांक 22, ये कहता है, ध्यान से समझें इस प्रश्न को, कि x का गुणांक जो है y है, तब x तथा y का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, यहाँ ये प्रश्न ये क्या कहना ये है कि कोई संख्या x है और जो y है वो x का क्या है, गुणांक है। यानी कि अगर ये 5 है तो ये होगा 15, इसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि इसका निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो आप 5 और 15 का जब एलसीएम निकाल के आओगे तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, जो बड़ी संख्या होगी। यानी कि ये मान किस पर डिपेंड करेगा, y पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y। अगर इसकी इसी सवाल में ये पूछ देते कि एचसीएफ किस पर डिपेंड करेगा, तो जो एचसीएफ डिपेंड करेगा वो करेगा x पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए समपूर्णांक का रूप होगा। हमने आपको पहले बताया था कि जो भी सम संख्या होगी, समपूर्णांक होगा, वो हमेशा 2 के गुणा में आएगा। अब उन्होंने पिछले सवाल में, रिपीटेड सवाल है, पिछले सवाल में m के रूप में पूछा था, और इस सवाल में p के लिए पूछा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2p। यहीं पे अगर विषम संख्या के लिए पूछ देते तो आंसर हमारा क्या होता, 2p + 1, क्योंकि हर सम संख्या में एक जोड़ने पर क्या आ जाता है, विषम संख्या हो जाती है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 2p। 5.6 को व्यक्त कर सकते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हर में 5 या 2 खंड मिलते हैं तो वो बनता है शांत, तो वो क्या होगा, शांत। इनमें से अगर कोई भी होगा तो वो अशांत हो जाएगा। अब अशांत की 2 शर्त होती हैं, एक अशांत दशमलव दिया है यहाँ, एक अशांत आवर्ती दिया है। अशांत आवर्ती होती है परिमेय संख्या, एक होती है अशांत अनावर्ती होता है, वो होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हमारा अशांत दशमलव तो है ही, लेकिन अशांत में आवर्ती दशमलव, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ हमारा सही हो जाएगा। अशांत दशमलव में 2 प्रकार यहाँ दिए गए, अशांत अशांत। अब देखना है कि 2 सही करेंगे कि 3 सही करेंगे। तो जब हम 6 का 5 में भाग देंगे तो अशांत तो होगा, पर वो आवर्ती हो जाएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, उसे आवर्ती दशमलव कहेंगे। और अशांत आवर्ती दशमलव ही क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 धनात्मक क्रमागत
पूर्णांक का गुणनफल विभाजित होगा। देखिए कोई 3 क्रमागत मान लेते संख्या 1 गुणित 2 गुणित 3, इनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 6। अन्य उदाहरण ले लेते हैं 2 3 और 4, 4 तिया 12 दूनी 24। एक और ले लेते हैं 3 4 5, 5 चौको 20 और 3 60। आप देख रहे हैं प्रत्येक में 6 का भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल का जो संख्या 6 है सभी उसमें क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 6। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। शांत, ये क्वेश्चन पिछली लास्ट रिपीटेड किया हुआ है, संख्या चेंज हुई है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 33/2 पे घात 2 गुणित 5 कितने अंक तक दशमलव का प्रसार होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप में यहाँ हर में 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ 2 का गुणा और कर दें और ऊपर भी 2 का गुणा कर दें, तो ये इस प्रश्न में पूछा गया है कि 33/2 पे घात 2 गुणित 5 परमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा 1 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक और 3 से ज़्यादा स्थान तक। दशमलव प्रसार शांत कितने अंक तक होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके हर में 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। जैसे इस सवाल में 33/2 की पावर 2 माने 2 गुणित 2 और गुणित 5 अगर हम दिया है, इसमें क्या करते हैं 5 का गुणा ऊपर और 5 का गुणा नीचे कर दें। अंश और हर में 5 का गुणा करने पर ये बन जाएगा 165 और यहाँ क्या होगा 2 और 5 के 2 जोड़े बन जाएंगे तो ये आ जाएगा 100। तो जो जितने जोड़े बनते हैं यानी जितने जीरोस नीचे आएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.65, यानी कि जितने नीचे जीरो बनेंगे उतने अंक तक दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये संख्या दी गई है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है तब यदि संख्या को p/q के रूप में दर्शाया जाए तो q के गुणांक होंगे। सीधी सी बात है कि माफ़ कीजिएगा 327/7081 ये एक शांत दशमलव है, 4 अंकों तक इसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है। तो यहाँ जो है बटे में पूछा गया है कि बटे में अगर इसको p और q के फॉर्म में दिखाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा और यहाँ नीचे 4 जीरो आएंगे। तो 4 जीरो को जब इसका खंड करेंगे तो हमेशा 2 और 5 के रूप में ही आएगा। 2 की घात कुछ बनेगी और m की घात कुछ बनेगी। तो हमेशा इसका अंश में बटे हर में यानी हर में हमेशा 2 और 5 गुणा के रूप में जोड़े के रूप में मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 तथा 5। अगले प्रश्न की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है 25 20। अगला प्रश्न है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में, हमने बताया था कि फिर से प्रश्न पूछा गया है कि सम के लिए 2m रूप का होगा और विषम के लिए 2m यानी सम में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ q के रूप में पूछा गया है तो 2q + 1 इसका आंसर हो जाएगा। किसी पूर्णांक p तथा 5 के लिए q तथा r विशेष पूर्णांक हैं। इस तरह p = 5q + r, तो r यानी p जो है आपका भाज्य है, यहाँ 5 से भाग दिया जा रहा है, q इसका भाग गया है और शेषफल क्या बचा है r। तो r की वैल्यू डिपेंड करती है भाज्य पर जो कि होगी 0 से बड़ी या बराबर r और छोटी होगी किससे 5, यानी r की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 हो सकती है, 1 2 3 और 4 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न 98 के गुणनखंड होंगे। 98 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 7 गुणित 7 होगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 7 की घातें 2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और यदि आपको इस किसी भी प्रश्न में कोई गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, या इस किसी सवाल को डिटेल में जानना हो तो अपना कमेंट बॉक्स में आकर
अपना सवाल ज़रूर रखें। धन्यवाद।